हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लेखपाल के एग्जाम के लिए लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे और ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जिसने भी अभी तक फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट पीडीएफ, छोटे छोटे पीडीएफ जो हैं 1-2 पेज वाले, वो वहाँ पे अभी मैं सेंड करूँगी। आप टेलीग्राम पे जाकर डायरेक्टली ब्रेक टाइम क्लासेस सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीईटी की क्लासेस और आरओ की क्लासेस 1 अगस्त यानी परसों से चलेंगी और वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह चल रही, जो शॉर्ट नोट्स सब प्रोवाइड होंगे, उसको ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से जाके आप डिटेल देख के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या क्या आता है, तो 3 तरह की अनुसूची आती हैं। इसमें 3 तरह की सूचियाँ आती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय में जो कानून बनाता है वो है संसद। राज्य सूची के जो विषय में कानून बनाता है वो राज्यों की जो विधानसभा होती है, विधानमंडल होता है, वो कानून बनाता है। समवर्ती पे दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची के विषय में कभी कभी अगर राज्यों की अनुमति प्राप्त होती है तो संघ भी कानून, संसद भी कानून बना सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल यानी अपवाद वाले केसेस में ऐसा होता है। आगे चलते हैं। संघ सूची में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितने विषय आते हैं, तो 100 विषय वर्तमान में है। पहले ये 97 थे। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें लिखी रहती हैं, लेकिन जो मेनली अभी जो पूछा जाएगा वो है 100 विषय। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस सूची से संबंधित है। तो जैसे रक्षा का मामला है, डिफेंस वाला, तो संघ सूची में आएगा। विदेश मामलों के बारे में कौन कानून बना सकता है, तो संसद यानी संघ बना सकता है। संधि या फिर युद्ध करना है, किसी दूसरे देश के साथ कोई युद्ध का मामला चल रहा है, संधि करनी है, तो उसे संसद करेगा, यानी संघ सूची का विषय है। सीमा शुल्क से संबंधित जो काम है संघ सूची में है। जनगणना किस में आता है, संघ सूची में। विदेशी ऋण आता है संघ सूची में। टेलीफोन विभाग से संबंधित जो काम है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विदेशी व्यापार संघ सूची में आता है। रेलवे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संघ सूची में आएगा। निगम कर भी संघ सूची में आता है। बीमा संघ सूची में आता है। शेयर मार्केट संघ सूची, फिर बैंकिंग वगैरह, ये सभी चीज़ें संघ सूची में आती हैं। डाक भी संघ सूची में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में से पूछे जाते हैं अक्सर। आगे चलते हैं। राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट्स हैं, 61 विषय हैं, और इसमें जो प्रमुख है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो पुलिस आता है राज्य सूची के अंतर्गत। लोक व्यवस्था आता है, राज्य सूची वाले एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। लोक व्यवस्था आता है। लोक स्वास्थ्य आता है। स्वच्छता आता है, चाहे वो अस्पताल की स्वच्छता हो या किसी तरह की स्वच्छता, राज्य सूची का विषय में आएगा। भूमि सुधार राज्य सूची में आता है। प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची में आता है। कृषि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची में आता है, जिसको बार बार इसको समवर्ती सूची में डालने की बात होती रहती है। गैस जो एलपीजी वगैरह होती है, ये राज्य सूची में आता है। रेलवे पुलिस जो है ये भी राज्य सूची में आता है। किसी भी तरह की जो पुलिस होगी, चाहे वो रेलवे पुलिस हो चाहे राज्य की जो पुलिस है, सभी राज्य सूची के अंतर्गत ही आएगा। अगर केवल रेलवे पूछा जाए तो संघ सूची का विषय है। पंचायती राज आएगा राज्य सूची के अंतर्गत। सफाई भी आएगा, यानी स्वच्छता या सफाई दोनों एक ही है, राज्य सूची के अंतर्गत। पशु जो होंगे, जो पालतू पशु होते हैं, वो आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। सड़क जो आती है, जो राज्यों के अंदर जो सड़कें होती हैं, वो राज्य सूची का विषय होती हैं। आगे चलेंगे। सिंचाई वगैरह, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। आगे चलते हैं। समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट्स आते हैं जो वर्तमान में है। पहला जो है शिक्षा। पहले जो 42वां जो संविधान संशोधन था, उसके पहले इसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अभी ये समवर्ती सूची में आता है, शिक्षा। इसके अलावा दीवानी और फौजदारी जो मुकदमे होते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। कारखाने समवर्ती सूची में आते हैं। समाचार पत्र समवर्ती सूची में आते हैं। वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। जंगल को पहले राज्य सूची का विषय होता था ये। जंगली जानवर भी पहले राज्य सूची में आते थे, अब इन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इसे एक लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे संशोधन उस टाइम पे हुए थे। उसी में मूल कर्तव्य वगैरह भी जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्य जो हमारे 11 हैं वर्तमान में, स्टार्टिंग में जब जोड़े गए थे तो 10 थे, बाद में 11 कर दिए गए। जंगली जानवर, पक्षी संरक्षण, ये सब समवर्ती सूची में आएगा। न्याय प्रशासन की व्यवस्था जो है, ये समवर्ती सूची का विषय है। विवाह या फिर जो संबंध विच्छेद होता है, ये भी आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। दत्तक ग्रहण, मतलब जो गोद लिए जाते हैं बच्चे, ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत ये कानून है। इसके अलावा जो उत्तराधिकार का नियम होता है, ये भी समवर्ती सूची में आता है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी, तो सबसे पहली बार स्वीडन में हुई थी 1749 में, 1749 में। सर्वप्रथम 10वीं जनगणना कहाँ पे हुई थी, तो सबसे पहले 10वीं जनगणना हुई थी अमेरिका में, जहाँ पे 10-10 साल के अंतराल पे जनगणना हुई पहली बार। कब हुई थी शुरुआत, 1790 में।
पहली जनगणना स्वीडन में हुई। 10 की जनगणना पहली बार कहाँ से शुरू हुई? अमेरिका से। आगे चलेंगे, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। एक प्रॉपर जनगणना जो पूरे इंडिया की हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। अब लॉर्ड मेयो से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके उनकी कार्यकाल में ही हत्या कर दी गई थी? तो ये गए थे अंडमान निकोबार, सेलुलर जेल वहाँ पे था, वहाँ गए थे। जो काले पानी की सज़ा दी जाती थी तो लोगों को अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था, वहाँ गए थे, तो वहाँ पे ही इनकी हत्या कर दी गई थी एक जो जेल में बंद कैदी था उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, 1881 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? ग्रेट डिवाइड ईयर किसे कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है, 1921 को कहा जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1911 से लेके 1921 के बीच, मतलब जब 1911 में जनगणना हुई उसके बाद 1921 में हुई 10 की जनगणना, इसमें जो जनसंख्या वृद्धि थी वो ऋणात्मक रही थी। हमेशा जनसंख्या बढ़ती जाती है, लेकिन इस वाले टाइम पीरियड में 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या घटी थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था? ये जो इस बार 2011 में हुई तो ये 15वीं जनगणना थी, जब से शुरुआत हुई तब से। आज़ादी के बाद अगर क्रम पूछा जाए तो ये 7वीं जनगणना थी। अगली जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी अगर शुरुआत से देखा जाए तो। आगे चलेंगे, जनगणना संबंधी अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल कौन सा है? तो 246 आर्टिकल है संविधान में जनगणना से संबंधित। आगे चलेंगे, जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अधीन आता है? मंत्रालय की बात की जाए तो गृह मंत्रालय जनगणना करवाता है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे जनगणना आयुक्त 2011 में। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना का मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका, जो एक मैस्कॉट रखा जाता है एक लोगो की तरह होता है, तो प्रगणक शिक्षिका थी। आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें से एक शब्द भी चेंज कर दिया जाता है, ऑप्शन एक ही तरह के रहते हैं, दिखते हैं, लेकिन एक एक शब्द इसमें याद रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष में रही थी? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी जब 61 के बाद 71 में जनगणना हुई थी, तो 71 की जनगणना में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर देखी गई। ऋणात्मक वृद्धि दर किस में थी? तो अभी हमने देखा था महान विभाजक वर्ष जिसे कहा जाता है, 1921 में ऋणात्मक वृद्धि दर थी। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या विश्व का कितने प्रतिशत है? तो 17.5% है टोटल पॉपुलेशन का वर्ल्ड की, भारत में 17.5%। नेक्स्ट है, भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? इस बार की बात की जाए 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई? तो 17.7%, 17.7% 10 की जनसंख्या वृद्धि रही। नेक्स्ट है, ऋणात्मक 10 की वृद्धि किस राज्य में रही थी? तो नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही, मतलब यहाँ पे जनसंख्या घटी, -0.6% यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई। भारत में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 51.47% ये पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है। 100 में से माइनस कर दिया जाए तो महिला जनसंख्या आ जाएगी। महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 41.53%, 48.53% महिला जनसंख्या है। नेक्स्ट है, ज़्यादा जो पूछा जाता है वो महिलाओं के बारे में पूछा जाता है, महिला जनसंख्या 48.53%। नेक्स्ट है, भारत में जनघनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। घनत्व की बात करें मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं औसत। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो भारत में लिंगानुपात बढ़ा है, 943 है लिंगानुपात। वयस्कों की बात की जा रही है, 943 लिंगानुपात, जो कि बढ़ा है पिछली बार से 10 बढ़ गया है ये। पिछली बार 933 था, 2001 में 933 था, इस बार 943 है। शिशुओं की बात करें तो शिशु में कौन आते हैं? 0 से 6 साल के बच्चे। इनका लिंगानुपात कितना है? तो 918 है, जो कि घटा है पिछली बार से। पिछली बार 927 था, इस बार 918 हो गया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कितने परसेंट है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है ग्रामीण जनसंख्या। अब 100 में से माइनस कर लिया जाए तो शहरी कितनी आएगी? 31.2%। पूरे इंडिया की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, साक्षरता की बात करें तो 74% साक्षरता है इंडिया में। और अगर बात की जाए कि आज़ादी के टाइम पे हमारी साक्षरता कितनी थी, तो केवल 18% थी। पहले आज़ादी के टाइम पे 1947 में 18% थी, वर्तमान में है 74%। कहीं कहीं आपको 73% भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा जगह है वो 74% है, यही माना जाएगा। इतना क्लोज आंसर ऑप्शन नहीं आता है। पुरुषों की बात करें तो 82.14 है साक्षरता। महिलाओं का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, महिलाओं की साक्षरता कितनी है? पूरे इंडिया की बात की जा रही है, 65.46%। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे बिहार आता है।
नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले राज्य कौन से हैं, तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, सेकंड नंबर पे आएगा मिजोरम, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। पहला जरूर याद होना चाहिए, बाकी चाहे याद रहे चाहे नहीं, लेकिन ये वाले में तीनों याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, सेकंड पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। न्यूनतम जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, सिक्किम में, फिर मिजोरम का नंबर आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश। आगे चलेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दिल्ली में, उसके बाद पुदुचेरी का नंबर आता है, फिर चंडीगढ़ का नंबर आता है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है पूछा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है, इस बार अगर धर्म की बात करें जनसंख्या के आधार पर तो हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे आता है मुस्लिम, उसके बाद ईसाई आता है, फिर सिख। अगर यहीं उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा तो सिख पहले आ जाएगा, ईसाई बाद में। पूरे इंडिया में ईसाई ज़्यादा है लेकिन उत्तर प्रदेश में ईसाई से ज़्यादा सिख हैं। आगे फिर आएगा बौद्ध, फिर जैन। पहले हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये इंडिया की बात की जा रही है। नेक्स्ट है पहली बार जाति आधारित जनगणना कहाँ पे कब हुई थी, 1931 में हुई थी। जाति आधारित जनगणना पहली बार 1931 में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पे रही थी, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि रही 2001 से 2011 के बीच में। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि मेघालय में। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो बिहार है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला। यहाँ पे तीनों याद रखने, चारों याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार में, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, तीसरे पे केरल आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है चौथा। जनसंख्या घनत्व में उत्तर प्रदेश का नंबर है चौथा। उत्तर प्रदेश से पहले कौन कौन है, तो केरल है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। केरल की भी जनसंख्या घनत्व यूपी से ज़्यादा है क्योंकि केरल का एरिया कम है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि काफ़ी जंगल है, पहाड़ है, यहाँ पे लोग कम रहते हैं, एरिया ज़्यादा है। सेकंड पे मिजोरम आता है, थर्ड पे सिक्किम। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे है, प्रतिशत की बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में, सेकंड पे बिहार आता है, थर्ड पे असम आता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, अभी तक हमने प्रतिशत देखा था ग्रामीण जनसंख्या का। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है टोटल देखा जाए तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश में। सेकंड नंबर पे बिहार आ जाएगा, तीसरे पे पश्चिम बंगाल आएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे है, प्रतिशत की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है शहरी जनसंख्या का गोवा में, फिर मिजोरम का नंबर आता है, फिर तमिलनाडु का। गोवा नंबर 1 है शहरी जनसंख्या प्रतिशत में। सर्वाधिक जनसंख्या ओवरऑल देखी जाए तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर है उत्तर प्रदेश का, फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, फिर आता है तमिलनाडु। पहला याद होना चाहिए इसमें, बस केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हरियाणा का। सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, तो यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता हो चाहे पुरुषों की साक्षरता हो चाहे ओवरऑल, सब में नंबर 1 है केरल। सबसे कम साक्षरता में चाहे महिलाओं की हो चाहे पुरुषों की, सबसे कम कहाँ की है, बिहार की। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल, सबसे कम साक्षरता बिहार। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। ये है टोटल ओवरऑल एससी पॉपुलेशन की बात। अगर यहीं पे प्रतिशत की बात की जाए कि टोटल जनसंख्या का ज़्यादा प्रतिशत भाग कहाँ पे एससी का रहता है, तो पंजाब में। प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा एससी पंजाब में रहते हैं, ओवरऑल सबसे ज़्यादा एससी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आगे बात करेंगे सबसे कम अनुसूचित जाति यानी एससी कहाँ पे रहते हैं, जनसंख्या के हिसाब से भी प्रतिशत के हिसाब से भी मिजोरम में, क्योंकि मिजोरम में सबसे ज़्यादा एसटी रहते हैं, मतलब अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, यहाँ पे एससीज नहीं रहते। नेक्स्ट है अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें प्रतिशतता में तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, सबसे पहले नंबर आएगा लक्षद्वीप का, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेशों में पहले आ जाता है। केवल राज्यों की बात करें तो मिजोरम नंबर 1 है एसटी पॉपुलेशन में। एसटी पॉपुलेशन में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला के लक्षद्वीप नंबर 1 है, केवल राज्यों में मिजोरम नंबर 1 है। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की पॉपुलेशन ओवरऑल कहाँ पे ज़्यादा है, प्रतिशत की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। अभी हमने प्रतिशत में देखा था लक्षद्वीप नंबर 1 है, सेकंड पे मिजोरम। अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की एसटी की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पे निवास करती हैं, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ये प्रतिशत में कहाँ पे रहते हैं, सबसे कम की बात की जा रही है। अभी हमने सबसे ज़्यादा वाला देखा था जो लक्षद्वीप और मिजोरम में रहते थे, सबसे कम कहाँ पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जनजातियाँ बहुत कम है, एससीज तो बहुत हैं लेकिन एसटी बहुत कम है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु। प्रतिशतता की बात की जा रही है, सबसे कम उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पे है, किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली में। सर्वाधिक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये हमने अभी देखा लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा एसटीज।
सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई है दादरा और नगर हवेली में, जिसमें अब दमन दीव भी मिक्स हो गया है। इतिहास डिस्कस करेंगे और ये किसी भी आने वाले यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ पॉइंट वाइज है, इसलिए कुछ भी इसमें से स्किप नहीं किया जा सकता, हर लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह डिस्कस करेंगे। इसमें यूपी की क्या भूमिका रही? तो पहले तो 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा किसने दी है? तो वीर सावरकर ने दी है, पूछा जाता है डायरेक्ट। इसके बाद मंगल पांडे जो एक बहुत खास व्यक्ति थे 1857 के विद्रोह में, पहली बार विद्रोह करने के लिए सबसे पहले यही आगे आए थे। ये कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, जो हमारा यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। ये किस छावनी में थे? तो बैरकपुर छावनी में थे, जो कि कलकत्ता में। किस रेजिमेंट में थे? 34वीं रेजिमेंट में, 34th रेजिमेंट में ये शामिल थे। और इन्होंने 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट हेनरी को गोली मार दी थी। जो वहाँ के लेफ्टिनेंट थे हेनरी, उनको गोली मार दी थी। इसी वजह से 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। इन्होंने गोली कब मारी थी? 29 मार्च को। ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8 अप्रैल को 1857 में इन्हें फांसी दे दी गई। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? अगर पूछा जाए 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 8 अप्रैल को जब इन्हें फांसी दे दी गई तो गुस्सा एक भड़क गया, यूपी में भी गुस्सा आ गया, क्योंकि ये यूपी से संबंधित थे। उसके बाद 24 अप्रैल को, 8 अप्रैल को फांसी दी गई, 24 अप्रैल को मेरठ की जो सेना थी उसने कारतूस को छूने से मना कर दिया। पहले तो गुस्सा हुई थी, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी इस वजह से भी। और जो चर्बी लगी रहती थी, कहा जाता था कि ये गाय और सूअर की चर्बी है जो बंदूकों पर लगी रहती है, उसको दांत से काटना होता था। इस वजह से 24 अप्रैल को मेरठ की सेना ने इसे छूने से मना कर दिया, जो कारतूस थी। उसके बाद 10 मई को विद्रोह कर दिया। 24 अप्रैल को छूने से मना किया और 10 अप्रैल को पूरी तरह से यूपी में विद्रोह हो गया, मेरठ से विद्रोह हुआ था। उसके बाद 11 मई को अगले ही दिन सभी लोग उठ के मेरठ से दिल्ली पहुंच गए पैदल ही। और यहाँ पे किसका शासन था? तो इस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह द्वितीय जफर। और इसके अलावा वहाँ पर जो एक सेनापति था वो था बख्त खां। तो कहाँ पे? दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां ने। वहाँ पे गए विद्रोह दबाने के लिए। कौन आया अंग्रेजों की तरफ से? तो निकलसन आया था। निकलसन को मार डाला इन लोगों ने, जितने भी क्रांतिकारी थे। निकलसन मारा गया। इसके अलावा हडसन भी था उस टाइम पे अंग्रेजों की तरफ से, निकलसन और हडसन, जिसमें से निकलसन मर गया। इसके बाद लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था 1857 में? बेगम हजरत महल ने। और इनका एक बेटा था बिजरिस खां अल्बुबैस था, इसीलिए जो नेतृत्व कर रही थी वो बेगम हजरत महल कर रही थी 1857 के विद्रोह में। इसमें किसने वापस से कब्जा कर लिया था आके? किसने क्रांतिकारियों को हरा के फिर से लखनऊ पर कब्जा कर लिया था? तो हेनरी लॉरेंस था। ये हेनरी लॉरेंस इसी युद्ध के दौरान मार दिया गया था। इसके अलावा कैंपबेल भी इसमें शामिल था। तो इन लोगों ने मिलकर फिर से लखनऊ को वापस ले लिया। दिल्ली वाले में कौन था अंग्रेजों की तरफ से? निकलसन और हडसन। लखनऊ में कौन था? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस मारा गया, कैंपबेल जिंदा था। फिर कानपुर की बात करेंगे तो नाना साहब और तात्या टोपी ने नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों की तरफ से। पुनः कब्जा किसने किया था? कैंपबेल ने। कानपुर और लखनऊ दोनों में है कैंपबेल। फिर झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। पुनः कब्जा किसने किया? हीरोज ने। दोनों इंपॉर्टेंट है, पुनः कब्जा किसने किया और किसने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। पुनः कब्जा किसने किया? कर्नल नील ने। उसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार के जगदीशपुर की बात हो रही है। जगदीशपुर जो बिहार में है, यहाँ पे नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। पुनः कब्जा किसने किया था? विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने वापस से कब्जा कर लिया। फिर बरेली की बात करें तो यहाँ पे नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। पुनः कब्जा किसने किया था? हडसन ने। अब फैजाबाद की बात आती है तो फैजाबाद में नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों की तरफ से मौलवी अहमदुल्ला ने। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अंग्रेज किससे परेशान हुए थे तो इन्हीं मौलवी अहमदुल्ला से परेशान हुए थे। पुनः कब्जा किसने किया था? तो वही जिसने इलाहाबाद में कब्जा किया था, कर्नल नील ने। फतेहपुर में नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने। पुनः कब्जा किसने किया? रेनल्ड ने। आगे बात करेंगे जून 1858 तक पूरा जो जितना भी कब्जा किया था क्रांतिकारियों ने, सब पूरी तरह से फिर से अंग्रेजों ने हड़प लिया दोबारा से। फिर 1 नवंबर 1858 में पूरी तरह से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और सत्ता जो है ब्रिटिश के जो कंपनी थी उसके हाथ से निकल के महारानी विक्टोरिया के हाथ में सीधे पहुंच गई, क्योंकि भारतीयों को उस टाइम पे लगता था कि जो रानी है वो हमारी ज़्यादा अच्छे से सहायता करेंगी। यहाँ के जो लोग आए हैं, यहाँ के जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश पार्टी है, वो हमारी हेल्प नहीं करती है, वो बस हमें दबाने की कोशिश करती है। तो पूरा सत्ता का हस्तांतरण हो गया 1858 में और सत्ता किसके पास चली गई? सीधे सीधे महारानी के पास। और ये जो ट्रांसफ़र हुआ था सत्ता का, ये पढ़ा किसने था आके? तो कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में। उस टाइम पे कैनिंग ही था जो गवर्नर जनरल था, तो उसी ने पढ़ा था पत्र एक इलाहाबाद में आके। और राजधानी का भी उस टाइम पे ट्रांसफ़र कर दिया गया 1858 में ही। राजधानी कहाँ से? आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट हो गई 1858 में। फिर आते हैं
अब आधुनिक इतिहास में कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी जो कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस से। इसका प्रकाशन कौन करता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद कासिम ननौती और रशीम अहमद गंगोही, दो लोगों ने, ननौती और गंगोही ने मिलकर ये जो जिहाद का नारा है किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। कहाँ से जारी हुआ था? देवबंद मदरसा से। देवबंद मदरसा कहाँ पे है? सहारनपुर में। देवबंद मदरसा सहारनपुर में। और किसने जारी किया था? ननौती और गंगोही ने। फिर है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका नाम बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। तो ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना था? 1875 में। और इसे बनाया किसने था? सर सैयद अहमद खान ने। और इसी ने जो एक आंदोलन किया था, अलीगढ़ आंदोलन, इसी कॉलेज का ये सर सैयद अहमद खान का ही आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन। आगे चलेंगे। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और इस अधिवेशन में यूपी के कितने लोग शामिल, टोटल कितने लोग शामिल थे? 72 लोग। यूपी के कुछ लोग इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे देखने हैं। पूरे अधिवेशन में 72 लोग यूपी के गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ गोसाल, रामकली चौधरी, याद रखिएगा रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद, बाबू जमुना दास, लाला बैजनाथ। तो काफ़ी महान व्यक्ति गए थे। गंगा, प्राण की बात हो रही, ज्वाला की बात, जानकी, रामकली, शिव प्रसाद, जमुना दास, लाला बैजनाथ, ये लोग गए थे यहाँ पे। थोड़ा सा भी अगर दिमाग में रहता है ये नाम तो अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो गलत नहीं होगा। फिर 1847 तक कितने अधिवेशन हुए यूपी में? पूरा आज़ादी तक हमारे तो 9 अधिवेशन हुए थे, जिसमें सर्वाधिक कहाँ पे हुए? 3 बार हुए थे, इलाहाबाद में और लखनऊ में। इसके अलावा इलाहाबाद में देखते हैं कौन कौन सा हुआ था। तो 1888 का सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने। पहली बार किसी अंग्रेज ने अध्यक्षता किसमें की थी? 1888 के अधिवेशन में, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। फिर 1892 का अधिवेशन हुआ था, ये भी इलाहाबाद में हुआ, इसमें अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। उसके बाद व्योमकेश चंद्र बनर्जी। फिर 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, जिसमें अध्यक्षता की थी सर विलियम वेडरबर्न ने। तो 2 बार इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुए थे, 1888 वाला और 1990 वाला, दोनों में अंग्रेज थे और एक में भारतीय था, WC बनर्जी। 1888, 1892, 1910। लखनऊ में अधिवेशन कब हुआ? 1899 में, जिसमें अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्त ने, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उसके बाद 1916 में हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे। इसकी अध्यक्षता लखनऊ में हुई थी और अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। बाकी चाहे याद रहे चाहे नहीं, ये वाला और ये वाला जरूर याद रहना चाहिए, 1888 वाला और 1916 वाला। फिर 1936 में हुआ था, 1936 में अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जो कि लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में, अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर कानपुर में हुआ था 1925 में, सिर्फ यूपी वाले हम डिस्कस कर रहे हैं। कानपुर में 1925 में हुआ था। इसमें पहली बार कोई भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, जिनका नाम था सरोजनी नायडू। उसके पहले महिला बन चुकी थी 1917 में, एनी बेसेंट, लेकिन वो ब्रिटिश महिला थी, भारतीय महिला नहीं थी। पहली बार भारतीय महिला कौन सी बनी थी? सरोजनी नायडू, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। फिर मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में, जिसमें अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो 1908 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस कमेटी का ये प्रथम सम्मेलन था, 1908 में हुआ, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू। मुरादाबाद का कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था मुरादाबाद में, जिसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। पहली बार प्रस्ताव स्वीकार कहाँ पे किया गया था? मुरादाबाद के प्रांतीय सम्मेलन में, जिसके अध्यक्ष थे भगवान दास। ये सम्मेलन कब हुआ था? 1920 में, और 1920 का ही ये असहयोग आंदोलन भी है। फिर चौरी चौरा कांड, जो कि लखनऊ में हुआ था, ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में, जिसमें हिंसा हुई थी। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी, जो थाना जला दिया गया था। और ये जो आंदोलन वापस कब लिया गया? ये चौरी चौरी घटना हुई 4 फरवरी को, आंदोलन वापस हुआ 12 फरवरी को। असहयोग आंदोलन की वापसी कब हुई? 12 फरवरी को। और इस टाइम पे एक काशी विद्यापीठ की भी स्थापना हुई थी इस आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। ये किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्ता ने। 1920 में ही एक और संस्था बनी थी, जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी। इससे पहले 1916 में बन चुकी थी, जिसका नाम था काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और ये थी काशी विद्यापीठ, जिसकी स्थापना की थी शिव प्रसाद गुप्ता ने। फिर आता है नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था, उसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। पूछा जाए अगर कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। लखनऊ से विरोधी कौन था? जवाहरलाल नेहरू। फिर है स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी 1923 में। उसमें कौन किसने स्थापना की थी? तो इसमें अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। सब यूपी की ही बातें हो रही हैं, इसलिए ये वाली पार्टी इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी स्थापना हुई थी इलाहाबाद में 1923 में।
अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो 1925 में हुआ था कानपुर में। बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कब किया था? 1920 में। 1920-22 में किसानों का एका आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने। ये आंदोलन एका आंदोलन जो था किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, इन एरियाज में ये फैला हुआ था। मेनली सीतापुर, हरदोई वगैरह में ये था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में। इसमें जो व्यक्ति थे कौन कौन थे? सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, ये लोग थे। मेनली जो नाम इंपॉर्टेंट है वो है सचिंद्र सान्याल का नाम। और ये स्थापना किसने की थी? कहाँ पे हुई थी? कानपुर में 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद इसने एक काम किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, जो कि काम था काकोरी ट्रेन जो एक्शन वाला काम था। इसका डकैती नाम अब चेंज करके एक्शन कर दिया गया है। 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इसका नाम अब कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। फिर इसमें किसको किसको फांसी हुई थी? तो 4 लोगों को फांसी हुई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, मैचिंग में आता है काफ़ी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को नैनी में फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद। यहाँ पे खां लिखा है, उल्ला खां, तो ये फैजाबाद ऐसे थोड़ा सा मुस्लिम नाम लग रहा है। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, रोशन सिंह नैनी। फिर आगे बात करेंगे इसमें मुकदमा किसने लड़ा था? जो मेन अभियुक्त मतलब मुकदमा लड़ने वाले मेन जो थे वो थे चंद्रभानु गुप्त। इन लोगों की तरफ से इन्होंने मुकदमा लड़ा था। फिर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अभी तक जो हमने देखा था उसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं लगा था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, दिल्ली में हुई। उसमें जो मेन व्यक्ति थे वो थे सचिंद्र सान्याल, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो मेन व्यक्ति हैं वो है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को वीर गति कब प्राप्त हुई थी? तो 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है या फिर कंपनी गार्डन इसी को कहते हैं। तो ये इलाहाबाद में स्थित है। पहला चुनाव कब हुआ था? 1937 में हुआ था। इंडिया का, जो यूपी का और इंडिया का किसी का भी मान ले, पहला चुनाव 1937। और इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 134 सीट। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे पर जो जितने भी कांग्रेसी थे सबने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बिना भारत का से पूछे उन्होंने भारत को शामिल कर लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ये इस्तीफा कब दिया गया था? तो अक्टूबर 1939 में 1939 में इस्तीफा दे दिया था जितने भी कांग्रेस से चुने हुए लोग थे। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। फिर है अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की स्थापना 1936 में हुई थी। किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और सचिव थे एनजी रंगा। सचिव और अध्यक्ष अलग अलग याद रखने हैं। एनजी रंगा सचिव, स्वामी सहजानंद अध्यक्ष। स्थापना कब हुई थी? 1936। सरकार निर्माण, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, उसी टाइम पे सरकार निर्माण यूपी में कहाँ पे किया गया था? तो अलग से एक समानांतर सरकार बना ली गई थी बलिया में। ये किसने बनाई थी? चित्तू पांडे ने। चित्तू पांडे ने बलिया में सरकार बना ली 1942 में। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन बने? इनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। और पहली राज्यपाल कौन बनी? सरोजनी नायडू, जो कि पूरे इंडिया की पहली महिला राज्यपाल थी और पहली राज्यपाल थी जो यूपी की, सरोजनी नायडू। यहाँ पे पहला जो बैंक इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है नाबार्ड का हेडक्वार्टर। वर्तमान में निर्देशक इसके या फिर चीफ कौन है? तो गोविंद राजुलू चिंतला इसके वर्तमान में चीफ है। किस कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो सी रमन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। एक अधिनियम के तहत ये स्थापना हुई थी। उस अधिनियम का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 में आया था। ये अधिनियम कब आया? 1981 में। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिर्फ कृषि ऋण देना इसका उद्देश्य नहीं है। कृषि के लिए काम करना इसका उद्देश्य है। लघु उद्योग के लिए काम करना इसका उद्देश्य है। ग्रामीण सेक्टर में कोई भी रूरल डेवलपमेंट से संबंधित काम हो तो वो सब काम करेगा नाबार्ड। उसके लिए ऋण उपलब्ध कराएगा नाबार्ड, डायरेक्टली या फिर किसी बैंक के माध्यम से। हस्तशिल्प के क्षेत्र में कोई भी ऋण देना हो तो इसके लिए भी ये काम करेगा। आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं नाबार्ड की, जैसे डेयरी उद्यमिता विकास योजना। इसकी स्थापना हुई थी। ये योजना कब आई थी? तो सितंबर 2010 में आई थी। पुराना नाम है इसका डेयरी और पोल्ट्री के लिए उद्यम पूंजी। बाद में इसका नाम कर दिया गया था डेयरी उद्यमिता विकास योजना, जो कि आई थी सितंबर 2010 में। उद्देश्य इसका क्या है? तो डेयरी खोलने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। जो युवा होंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी डेयरी खोलने के लिए।
अगली योजना जो नाबार्ड की इंपॉर्टेंट है, जैविक और जीव विज्ञान संबंधी निविष्टियों का उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए सब्सिडी। मतलब कोई भी जो इकाई होगी, कोई भी यूनिट होगी जो जैविक खेती के लिए या फिर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही होगी, उसको भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी नाबार्ड की तरफ से। ये कब आई थी योजना? 2004-05 में। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो कि 2014-15 का है, उसके तहत पशुओं की देखभाल के लिए भी सब्सिडी दी जाती है नाबार्ड की तरफ से। जैसे पोल्ट्री फार्म के लिए, सुअर जो फार्म बनाए जाते हैं उसके विकास के लिए, पशु अपशिष्ट जो है उसको अच्छे से प्रबंधन करने के लिए, खरगोश वगैरह जो छोटे जीव होते हैं उनके लिए, तो ये सब सब्सिडी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी? नाबार्ड के द्वारा। फिर है स्वयं सहायता समूह को बैंक से लिंक कराने का काम कौन कर रहा है? किसने शुरुआत की थी? तो ये की थी नाबार्ड ने 1992 में, 1992 में। आगे चलेंगे, एक और कार्यक्रम जो नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है वो है वर्तमान में 2022 में ही चल रहा है, जीवा कार्यक्रम, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में हर चीज़ बेहतर करने के लिए। आगे चलेंगे, दूसरी जो संस्था है वो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को, 1990 को। नाबार्ड की स्थापना 82 में हुई थी, सिडबी की स्थापना 1990 में हुई। मुख्यालय इसका है लखनऊ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपी में है। चीफ इनके कौन है वर्तमान में? तो एस रमन्ना है, शिव सुब्रमण्यम उनका नाम है पूरा, तो शिव सुब्रमण्यम रमन्ना इनका नाम है सिडबी के चीफ का वर्तमान में। आगे चलेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमई सेक्टर को धन आपूर्ति करना, एमएसएमई सेक्टर में सभी तरह के ऋण प्रोवाइड कराना। डायरेक्टली भी ये ऋण देता है, किसी बैंक के माध्यम से भी, एनबीएफसीज के माध्यम से भी दे सकता है। सिडबी के शेयरधारक कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा जो शेयरधारक है सिडबी का वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद है भारत सरकार, उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम। तो 3 हैं इसके शेयरधारक प्रमुख, और सबसे बड़ा कौन है? एसबीआई। सिडबी का एक पोर्टल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उद्यमी मित्र इसका पोर्टल है, पूछा जा सकता है उद्यमी मित्र किसका पोर्टल है? तो सिडबी का है। सिडबी की कुछ मुहिम चल रही है, जैसे स्वावलंबन, बेचैन सपनों को पंख देना। सिडबी का जो एक मेन उद्देश्य रहता है कि जॉब के लिए मत भागो, खुद जॉब दो, दूसरों को जॉब क्रिएट करो, दूसरों को जॉब दो। आगे चलेंगे, छोटे छोटे काम करने के लिए बढ़ावा देता है। फिर है यहाँ पे खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, एक अधिनियम की सिफारिश पर हुई थी। यह अधिनियम कब आया था खादी ग्रामोद्योग का? 1956 में। अब उत्तर प्रदेश में कब स्थापना हुई थी खादी और ग्रामोद्योग की? 1960 में, 1960 में। तो अधिनियम आया था 56 में। भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। जो बोर्ड की स्थापना हुई थी वो 1957 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है? तो एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है प्रीता वर्मा। मुख्यालय है मुंबई में। संभागीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है? तो दिल्ली में है, भोपाल में, बेंगलोर में, कोलकाता में, मुंबई में है, गुवाहाटी में, कई सारी जगह पे है, लेकिन मेन मुख्यालय यही पूछा जाता है तो मुंबई में है। खादी को स्वतंत्रता की पोशाक किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने खादी को हमेशा के लिए अपना लिया था। आगे चलेंगे, योजना की बात करें कुछ केवीआईसी की, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो कि 2008 में आई थी। ब्याज अनुवृत्ति पात्रता प्रमाण पत्र योजना 1977 में आई थी। हनी मिशन आया था 2022 में, अभी जो हाल ही में आया था 2022 में ही, तो ये इंपॉर्टेंट है। हनी मिशन किसका है? केवीआईसी का। आगे चलेंगे, ये 20 पे जो शायद वाली मधुमक्खियों के ऊपर है ये मिशन। अब है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI कहते हैं जिसे। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो अगस्त 2011 में पूरा इफेक्टिवली स्थापित हो गया था, जब इसके रूल्स आ गए, नॉर्म्स आ गए सारे। तो ये कब आए थे? तो अगस्त 2011 में। वैसे इसकी स्थापना 2008 में हो चुकी थी, लेकिन इफेक्टिवली स्थापना कब हुई थी? 2011 में। किस अधिनियम के तहत? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। वर्तमान में चीफ कौन है 2022 में? तो राजेश भूषण। लेटेस्ट चीफ जो वर्तमान में है 2022 में, राजेश भूषण। आगे चलेंगे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी सेबी के। सेबी क्या है? तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो शेयर मार्केट वगैरह को रेगुलेट करती है। वैधानिक स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1992 में। वैधानिक मान्यता कब मिली थी इसे? तो 1992 में। उससे पहले इसकी स्थापना कब हो चुकी थी? 88 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। अन्य कार्यालय भी इसके देश भर में फैले हुए हैं, तो नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है। वर्तमान अध्यक्ष इसकी कौन है? तो माधवी पुरी बुच है, जो कि सेबी की पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी है।